अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी आगे चलते हैं। हम यहाँ पहुँचे थे, मुसलमानों की, अब्बासियों की हुकूमत है। हम बाकी सारी दुनिया का नॉलेज सिंथेसाइज कर रहे हैं, उसमें एक रैशनैलिटी पे डिस्कशन शुरू हो गई है। मुअतज़िला पैदा हुए हैं और मुअतज़िला का तोड़ अबुल हसन अल अशरी ने निकाला है, ठीक है। और बहुत बड़े बड़े लोग आए, ये जो सारे हमारे साइंटिस्ट बहुत बड़े आए हैं ना, चाहे आप जाबिर बिन हयान कहें या मूसा खारज़मी कहें या इब्नुल हशीम कहें। इब्नुल हशीम थोड़ा सा शायद बाद में आए हैं। तो ये सारे थॉट लीडर्स, अल-गज़ाली नाम सुना हुआ ना, अल-गज़ाली ने तो एक किताब लिख के तोहफ़तुल फ़लासिफ़ा, फ़लसफ़ा का बिल्कुल चैप्टर ही बंद कर दिया था। दुनिया में उसका जवाब ही कोई नहीं दे सका। होता है ना, इतने बड़े बंदे भी आते हैं, राइट। एंड फॉर 100 ईयर्स उन्होंने कहा कि फ़लसफ़ा दुनिया में ख़त्म ही हो गया हुआ है। अगेन अनदर मुस्लिम केम, इतने बड़े थॉट लीडर्स थे, इब्न रुश्द, ही रिवाइव्ड द फिलॉसफी अगेन, जिसकी बिल्कुल इमाम गज़ाली ने कब्र ही बना दी थी, ठीक। तो ये सारा इल्म इस वक्त यहां पे था। क्रूसेड शुरू हो गए थे। अब क्रूसेड्स का मतलब है कि यहां के मौलवी उठ गए, उन्होंने कहा कि हमारे दफ्तर बंद हो रहे हैं और कुछ करो, और वी शुड ट्राई टू सर्वाइव आवर फेथ। और फेथ के आपके अंदर कुछ होता भी है, ज़ाहिर है, आप यू वांट टू काइंड ऑफ मेंटेन योर फेथ, चाहे आप, अब मतलब दूसरा बंदा उसको एग्री करे या ना करे, फेथ तो ऐसी होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ला इकराह फिद्दीन, फेथ में आप फोर्सेबल नहीं कर सकते। आप थ्रू आउट हिस्ट्री देखेंगे कहीं भी फेथ फोर्सेबल नहीं किया गया। हाँ, अलबत्ता जब क्रूसेडर्स आए हैं, जब पोर्टुगीज आए हैं, उन्होंने बाय फोर्स लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश की है, इवन इन इंडिया, इवन इन मालाबार, इवन एवरीवेयर, व्हिच वो चलता नहीं है ना, ठीक। तो ये बात आ गई। तो उनसे जो जान छुड़वाने वाले बड़े बंदों में एक आपने बंदा सुना होगा इंटेलेक्चुअली, ये लोग फिर अल अशरी और गज़ाली। एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे बड़ा बंदा उनके बाद हजरत उमर, ही सेट द स्टैंडर्ड। दुनिया में स्टैंडर्ड ऐसे थे ही नहीं। देन उमर बिन अब्दुल अजीज, ही रिस्टोर्ड द सेम स्टैंडर्ड्स। उससे बाद जब इतनी खिलाफत फैल चुकी है ऑल ओवर दुनिया में, और कोई हुकूमत ही नहीं है, ठीक है, तो जिस बंदे ने आज जो हम कहते हैं ना वो सिस्टम है, और खाते हैं और खतूनियाँ हैं और फलाने हैं और टिंगड़े हैं और रेवेन्यू सिस्टम्स हैं और कलेक्शंस होनी है और नहरें बननी चाहिए और पक्की होनी चाहिए और खंबे होने चाहिए, व्हाटएवर, वन मैन, निज़ामुल मुल्क। इतना बड़ा बंदा ह्यूमैनिटी ने एज अ प्लानर पैदा ही नहीं किया। द ग्रेटेस्ट गवर्नर यू कैन एवर थिंक ऑफ वाज निज़ामुल मुल्क, ठीक है। तो निज़ामुल मुल्क ने जो सिस्टम बनाए थे, ही वाज असैसिनेटेड। एक तहरीक इन्हीं फातिमीद और करामतियों में से एक बंदा उठा था, ये हमदान करामत उस बंदे का नाम, हसन अस्सबाह। उन्होंने अंदर ही अंदर एक नेटवर्क बना लिया था कि इनको, इनके बड़े बंदों को कत्ल करो, और वो उनके कोड्स भी अपने ही होते थे, सीक्रेट मैसेजेस होते थे, और सदियों चलते रहे हैं। फिर आपने मुझे बाद में याद दिलाना है फिर उनको किसने खत्म किया। ये उनके बन गए थे, उनकी जद में आ गए थे, उन्होंने बड़े 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 बंदों को कत्ल किया था। ही वाज वन ऑफ द। सलाहुद्दीन का नाम तो आपने सुना होगा, जब उनको बहुत ज्यादा यलगार होगी तो यरूशलेम को जिस बंदे ने आजाद करवाया था। आप सोचें इतना गहरे असरात होते हैं। उस वक्त की माएँ यूरोप की बच्चों को डराती थी, उह सो जाओ सैलाडीन आ रहा है, सैलाडीन। हालांकि सलाहुद्दीन इतने पीसफुली गया है, मतलब जाहिर है आपको अपनी फोर्स और माइट और सारी यूज करके और टैक्टिक्स बहुत मेटिकुलसली करना पड़ता है। यू हैव दैट काइंड ऑफ ए जनरल, बट व्हेन यू एंटर इनटू द सिटी यू आर हम्बल लाइक एनीथिंग। इतने हम्बल थे कि सब कोई छोड़ दिया, जाओ यार जिसने जाना है। कोई रैम्पेज नहीं है, कोई कार्नेज नहीं है, कोई किसी। तो दुनिया में एक एग्जाम्पल है कि इस तरह भी होता है कि बंदा एक विक्टर, या तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए विक्टर मक्का में दाखिल हुए हैं ना, फतह मक्का में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट एज ए जनरल। इधर इधर से टोलियां गई हैं घोड़ों पे और लैस मुसल्ला, राइट। चंद बंदों का उन्होंने कहा कि वो जहां मिले उनको कर दो। फिर उन्होंने कहा जो इनके घर दाखिल हो जाए, जो इनके घर दाखिल हो, सबको माफ कर दो, कर माफ करते गए ना। फ्यू कपल ऑफ, आई मीन
ہاتھوں پہ گنے جا سکتے ہیں, ایک ہاتھ کی گنتے پہ. تو یہ بالکل سیلاڈین واز دیٹ. سیلاڈین سے بہت بڑی بات ہے, کوئی یروشلم اس نے اوورٹیک کر لیا نا, تو بالکل ان کا بیڑا غرق جو ایک قسم کا کم ٹو دا گراؤنڈ. سیلاڈین بعد میں 1917 میں جب انہوں نے مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں, تو یہ ایلن بی ان کا جو جنرل تھا, اس نے ایسے لات ماری تھی صلاح الدین کے مقبرے پہ, ویئر آر یو سیلاڈین. اتنی دور تک قومیں بدلے لیتی ہیں, سمجھ آئی نا. تو نہ پتا ہو تو پھر غیرت ہوتی نہیں ہے. تو دس واز دا سیلاڈین. الادریسی, البیرونی, ابن سینا اپنے طور پہ بہت بڑے لوگ تھے نا. 1000 سال تک کوئی کتاب ہی نہیں تھی میڈیکل کی, اسی بندے کی کتاب تھی. 1000 ایئرس میڈیکل میں ایک ہی بندہ تھا, ٹھیک. فلاسفی میں ایک ہی بندہ تھا, دوسرا اخلاقیات میں ایک ہی بندہ تھا, رائٹ. کارٹوگرافی میں, فلانے میں, تو یہ سب آپ دیکھتے. تو یہ آ گئے عباسیوں کا دور. لیکن اگین سائنس ایٹ اٹس ایکسٹریمز. فلاسفی, بائی دا وے سائنس کو پرانے زمانے میں فلاسفی کہتے تھے. فزکس کا جو پرانا نام ہے وہ فلاسفی ہے. فزکس بعد میں ہم نے کہا کہ نہیں, پھر یہ چیزوں کو وکھرا کر کے فزکس کہو. ادروائز اٹ واز آل فلاسفی. اینی تھنگ ان وچ یو میک اے کوشچن واز فلاسفی. یا تو تاریخ اور جغرافیہ ہوتا تھا, یا زبان ہوتی تھی, یا فلاسفی ہوتی تھی. تو فلاسفی کو اس حساب سے دا ہائیسٹ رینک کیا جاتا تھا, رائٹ. تو یہ بات ہو گئی. یہاں تک آ گئے, اور یہ سارے اب کروسیڈ شروع ہو گئے, رائٹ, 1000 میں. یہاں پہ آ کے پھر ان کی بھی حالت ظاہر ہے, وہ پیسے بہت زیادہ آ گئے ہیں, اور عوام کے ساتھ کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے. درمیان میں بیوروکریٹس آ گئے ہیں. لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, عدل و انصاف اس طرح ڈول آؤٹ نہیں ہو رہا, جو ڈیسیشنز ہو رہے ہیں وہ یہاں پہنچ نہیں رہے, اور اندر چھوٹے چھوٹے کرونیز اور خوشامدی اپنی اپنی سلطنت, چھوٹی چھوٹی لابیز بنانے کے وہ چکر میں ہیں. تو یو آر ایز اے رولر ڈسکنیکٹڈ فرام دا پیپل, ٹھیک. تو آپ کی جتنی مرضی مائٹ ہے, آپ کے انسٹیٹیوشن اس طرح نہیں ہے جو کنیکٹڈ انورڈز ہیں اور وہ کنیکٹڈ آؤٹ ورڈز ہیں, رائٹ. دنیا میں اب ہم پہنچ گئے ہیں 1200. دین کیم اے مین, منگول. بائی چانس وہ ہوا یہ کہ ہوتا ہے نا کہ میں ہی پوری دنیا کا بادشاہ ہوں. منگولز نے, چنگیز خان نے ایک بندہ بھیجا, کوئی اس کا ایک آدھا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس نے کہا کہ یہ غلط ہوا ہے, آپ اس کو مطلب ریکمپنسیٹ کریں. اور ان کے بندے کو انہوں نے, معتصم تھا جیسا, شاید معتصم تھا, قتل کر دیا. اب آپ امبیسڈر کو قتل نہیں کرتے اتنا. دوسرا, جب دوسرے حکومت سے کوئی بندہ آتا ہے نا آپ کے پاس میسج لینے کے لیے, یا اس کو کہتے ہیں امبیسڈر, انوائے, اس کو قتل نہیں کیا جاتا چاہے وہ غلط میسج دے رہا ہو, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کے ملک میں امیون ہے, وہ آپ اس کو اپنے ملک میں بھیجیں گے. آپ کہہ دیتے ہیں پرسونا نان گراٹا ہے, انڈیا نے پاکستانی امبیسڈر کو واپس بھیج دیا. وہاں پہ قید تو نہیں کرتے نا, یا وہاں مار بھی نہیں سکتے. بھیجتے ہیں کہ یار اس نے ہمارے ملک میں یہ کیا ہے, اس کو پلیز آپ اس کا حساب کتاب چکائیں, رائٹ. یہ بھائی صاحب نے, اینڈ دیٹ واز اے ریچ. منگول جب آئے ہیں تو ہم جہاں پہ بھی تھے, ہم کائرو میں تھے, یا کوفہ میں تھے, یا بغداد میں تھے, یا شام میں تھے, یا جدھر بھی تھے, they simply raised them to the ground. گھوسٹ سٹی بنا دیے تھے. کروڑوں کی کتابیں, مطلب ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دریا کا پانی رک گیا تھا, میٹافورکلی لکھا ہوا ہے, لیکن کوئی بچی ہی نہیں تھی کتاب. کسی کے پرسنل اس میں کوئی چیزیں ہیں, کسی کے گھر بچ گئی ہوں تو بچ گئی ہوں. ایون ان کے جو ندیاں نالے تھے اور انہوں نے جو بن بنائے تھے اتنے سالوں میں, were all raised to the ground, brought them back to the caves. اتنے بڑے جرنیل تھے. کون؟ منگولز. ریزن, چائنیز سے, یہ منگول ہے ادھر, منگولیا, گھوڑوں پہ ہر وقت پھرتے تھے. یہ پلینز ہیں بہت بڑی, اب بھی پھرتے ہیں. اور چائنیز سے انہوں نے ٹیکنالوجی سیکھ لی تھی سب کی. گن پاؤڈر چائنیز نے تو بہت ہزاروں سال پہلے سے بنایا ہوا, وہ بھی سیکھ لیا تھا. تیر بھی چلانے آتے تھے, گھوڑے بھی چلانے آتے تھے دبا کے, اور اسٹریٹجسٹ تھے بہت بڑے. اتنا میٹیکولسلی پلان کرنا پڑتا ہے نا کہ رائٹ پہ کون ہوگا, لیفٹ پہ کون ہوگا, اٹیک کیا کر کے, ٹائمنگ کیا ہوگی, ادھر ہو گیا تو وہ کون سے آئے گا, وہاں جرنیل کون سے کھڑا ہوگا, میسج کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. ایوری تھنگ دے پلان سو میٹیکولسلی کہ ان کے آگے کوئی ٹکا ہی نہیں ہے.
तो मुस्लिम्स केम्स टू जीरो। लगता था कि अब इस्लाम खत्म हो गया, इट विल नेवर रिवाइव, कोई बचे ही नहीं। जो भी पढ़ा लिखा था ना और शेख और मशाइख थे उनको तो स्लॉटर कर देते थे, दे वर सिंपली स्लॉटर्ड। अबाउट 15 से 20 लाख बंदा तो सिर्फ बगदाद में मारा है उन्होंने। गलियों में सिवाय खून के कुछ भी नहीं था, उनके घोड़े थे और खून था। समझ आ गई? पता होना चाहिए ये बगदाद वो नहीं है जो है अभी इन्होंने अमेरिकियों ने भी उसी तरह उस पर किया है, बट एनीवे। तो ये दिस हैपेंड इन 1258। यू आर ruined, लेफ्ट विद नथिंग। जब अदल इंसाफ खत्म हो जाए ना तो अल्लाह ताला इसी तरह भी करता है। दुनिया में कौमों को हिसाब इसी दुनिया में देना पड़ता है। इंडिविजुअल हिसाब क़यामत में होगा, कब्र में होगा। कब्र, क़यामत का मतलब है जिस बंदे की कब्र आ गई उसकी क़यामत शुरू हो गई। वो नहीं है कि क़यामत को करोड़ों साल बाद है। नो, द डे यू डाई द एंजल कम्स टू यू, कम ऑन, इट्स टाइम टू गो बैक। क़यामत शुरू हो गई, आपकी क़यामत इंडिविजुअल शुरू हो गई, राइट? तो उस क़यामत के दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए, क़यामत शुरू हो गई। लेकिन दुनिया में क़यामत जो कौम पे आती है वो सारा कुरान बड़ा पड़ा, उन्होंने ये किया हमने ये कर दिया, उन्होंने ये किया हमने फिर उनको ऐसे सबक सिखाया, उन्होंने ये किया हमने फिर उनको सिखाया। फिर क्या है? गो सीरू फिल अर्थ, देखो हमने कौमों को कैसे कैसे सबक सिखाए एंड लर्न फ्रॉम दैट कि वो काम न करना। ये वो है रेज टू द ग्राउंड, पत्थर भी नहीं छोड़े उन्होंने, राइट? बंद कर दिया। तकरीबन 700 मस्जिदें तो बगदाद में बंद की हैं, 700। हमारी जो औरतें यंग थी, खूबसूरत थी, उठा के ले गए, बाकी को कत्ल कर दिया, बच्चों को भी कत्ल कर दिया। जो स्लेव्स इस काबिल थे कि काम आएंगे उनको ले ले। स्लेव ट्रेड उस तरह से एक शुरू हो गया, स्लेव्स उनके घरों में भी बहुत ज्यादा आ गए। हमारी औरतें उनके घरों में चली गई। वो औरतें इतनी अच्छी थी इन द कैरेक्टर के वहां पे जाके शहजादियां बन गई। दे मैरिड देम बिकॉज उनकी औरतें उस काबिल ही नहीं थी इतने कंपैरेटिवली। इधर यूरोप में इधर से एक लोग ट्रैवल करना शुरू कर गए थे जिनको कहते थे स्वीडन से, नॉर्दर्न यूरोप से, वाइकिंग्स। वो भी इसी तरह ही थे, बस पकड़ लिया था, ठीक। तो वाइकिंग्स भी उस दौरान में थे। और ये वाइकिंग जो थे ना, ये मुसलमान ज्यूज के साथ और मुस्लिम्स के साथ बंदूक की मंडियां लगती थी। स्लेव ट्रेड उस तरह का होता था। तो इनको तो ढेर सारे स्लेव्स मिल गए और उधर से भी होते। उन स्लेव्स में से, वो स्लेव्स इस इलाके के थे ज्यादातर, इस इलाके में वो लोग एक किस्म की, जैसे यहाँ के राजपूत मशहूर है ना, तो इस सारे इलाके में वो लोग, प्लेन्स थे बहुत बड़े और वहाँ पे उनके पास घोड़े भी होते थे और उनके पास चीज़ें भी होती थी। तो दे वर रियली वेरी गुड हार्ड वर्कर्स और लॉयल्स एज वेल। वो हैं टर्क्स, ठीक है। टर्क्स इनका मंगोल का, टाटर्स का और उनका एक मिक्स है, ठीक। तो उन स्लेव्स ने, एक ये हुआ, और दूसरा वो चंगेज खान की अगली जो औलाद है ना, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम उनको भी इंस्पायर किए बगैर नहीं रह सका, राइट? मतलब आप समझे कि इन अदर वर्ड्स, आइडिया डाई नहीं हुआ। पीपल डाइड बिकॉज दे वर नॉट सिंसियर टू द आइडिया, दे विल डाइड एंड दे वर पेरिश्ड। आइडिया तोपों से भी डाई नहीं हुआ ना। दे बिकेम, जिसको इकबाल ने कहा था कि पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, उन्हीं से फिर मुसलमान रेज हुए। आपने उसका नाम सुना? ममलूक इनको बोलते हैं, ममलूक, टेमरलेन का। टेमरलेन बहुत बड़ा बंदा था। इंसानियत ने इतना बड़ा जर्नैल नहीं देखा टेमरलेन। टेमरलेन के दौर में, तैमूर कलंग के दौर में, दुनिया में 6 बादशाह थे। चाइना का बादशाह था, पर्शिया का था, इंडिया में कोई होगा, इंडिया में थे, दिल्ली की सल्तनत थी, उधर एक एक करके सब कोई उसने उड़ा दिया था, सबको। टेमरलेन वाज मुस्लिम, तैमूरलंग मुसलमान था, ठीक। औरतों बच्चे उससे महफूज ही रहते थे। मस्जिदें उसके साथ ट्रैवल करती थी, हाफिज भी थे, फलाना भी थे, वो होती थी। लेकिन ये टके टके के बादशाह उसे पसंद नहीं थे, इट्स टू बिग। अच्छा, जब सब कोई उसने बेड़ा गर्क कर दिया, दिल्ली में उसने 10 लाख बंदे तो इधर ही कहीं जितने थे ना, दे वर ऑल डेसिमेटेड अगेन। ये ममलूक उस वक्त आए, उसके बाद टेमरलेन की बात है। टेमरलेन के दौरान में इब्ने बतूता सुना हुआ ना,
ابن بطوطہ ایسا زبردست رائٹر تھا کہ اس زمانے میں وہ جو 6 بادشاہ کی جن کی بات ہو رہی ہے نا، وہ 6 کے 6 کو ملا ہوا تھا. ان دا انٹائر ورلڈ ہی ہیز ٹریولڈ اینڈ ہی سین دم. اس کی کتاب ہے رحلہ آف ابن بطوطہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ہی اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں تھے. ٹیمرلین کو تیمور لنگ بھی کہتے ہیں، تیمور لنگڑا. ایران میں وہ کہیں شکار وکار کھیل رہا تھا تو ایک تیر اس کے پیر پہ لگ گیا تو اس کا پیر لنگڑا ہو گیا، تو پھر ریسٹ آف دا لائف ہی واز لنگڑا. بٹ اس جیسا جرنیل ہسٹری نے نہیں دیکھا. ٹیمرلین میٹیکولس، ویری ویری میٹیکولس. جب وہ سارے ختم ہو گئے تو چائنا کا بادشاہ بچ گیا جو بھی وہاں پہ ڈائناسٹی تھی. وہ نے کہا ان کا بھی کچھ کرتے ہیں. He actually made an army and left for China. جب باقیوں سے بھگت گیا تو دنیا میں کوئی جھنڈا کسی کا نہیں لہراتا تھا، ٹیمرلین کا لہراتا تھا. یا ادھر چائنا رہ گیا تھا. He died on the way. اب ٹیمرلین اتنا بڑا تھا اسٹیچر میں کہ اس سے پیچھے جا کے پھر وہ تقسیمیں ہو گئی. اتنا بڑا کون سنبھال سکتا ہے، رائٹ؟ تو اینی وے مملوک آپ نے سنا یہ وہ سلیوز تھے who became kings. سلیو ڈائناسٹی، ٹھیک ہے. سلیوز who became kings. ان سلیوز پہ کے جو تھے نا، آپ کبھی لاہور میں جائیں تو انارکلی بازار میں جائیں تو وہاں پہ ایک روڈ آئے گا قطب الدین ایبک روڈ، چھوٹی سی گلی. تو وہ چھوٹے سے آپ 2-3 دکانوں کے بعد پھر ایک مزار ہے قطب الدین ایبک کا. قطب الدین ایبک ایکچولی ڈائڈ اوور دیئر رائٹ ایٹ دیٹ اسپاٹ اٹس سیٹ. قطب الدین ایبک سلیو کنگز میں سے تھا. یعنی آپ سوچیں یہاں سے لے کر ایجپٹ اور سارے تک سلیوز تھے. یہ 2 بڑی بندیاں جو ہے نا یہ سلیو ٹریڈرز کی بیٹیاں تھیں. قطب الدین ایبک نے اپنی بیٹی دی تھی اپنے دوسرے جرنیل کو شادی میں، اور اس کی اولاد سے رضیہ سلطانہ پیدا ہوئی تھی. التمش کی بیٹی ہے نا رضیہ سلطانہ. ان کے سامنے گھوڑے پہ سفر کرنا سوکھا کام نہیں تھا. He actually used to work with his generals on the war field میں، بیٹل فیلڈ میں خود ہوتی تھی اور اسی طرح اپنی پوری یونیفارم میں. تو اسٹیچر ہی چینج کرتی ہے نا، عورتیں بھی ایسے بھی کر سکتی ہیں. اینڈ ان دونوں کا اچھا نہیں ہوا، رضیہ سلطانہ کا بھی. ایٹ دا سیم ٹائم یہ شجاعت الدر ایجپٹ میں یہ بھی اسی طرح سلیو ڈائناسٹی کی تھی. ان دونوں عورتوں نے they were actually the first women ever جنہوں نے حکومت اس طرح سے کی ہے دنیا میں. عورتیں مطلب وہ آپ کیا وہ ایجپٹ والی کا کیا نام ہے، ساری فیشن تو انہیں سے آیا ہے نا، ان کا نام ان کو بچیوں کو آتا ہوگا. اینی وے کوئین، مجھے نام بھول گیا. وہ ایجپٹ میں جو یہ سرخیاں اب لاتے ہیں جو وہ نو تو انہیں میں سے تھے. تو رضیہ سلطانہ یہ اس دور میں تھے. ٹھیک. اب سوچیں کہ اسلام کا مزاج کیا ہے. اسلام which used to be on the horses کر کے اور شریعت اور یہ، اب مزاج میں ایک عجیب و غریب ایسی وہ نرمی اور دل کو ٹچ کرنے والی وہ جذبیت جو ہے نا وہ آ گئی. اینڈ کیم دیٹ از دا ایج ویئر کیم صوفیز، جو بیٹھتے تھے اور اپنے دل کی ریوربریشن کے ساتھ لوگوں کو جیت لیتے تھے. جسٹ رویوں کے ساتھ کوئی لمبی چوڑی تبلیغ نہیں کرتے تھے. ان کی تبلیغ کا طریقہ کار ہی ڈفرینٹ تھا. وہ اس قسم کے مینٹرز تھے کہ جن کے ارد گرد بیٹھ کے آپ چینج ہو جاتے تھے. یو فیلٹ دا سیرینٹی اینڈ پیس جسٹ اراؤنڈ دیم. یہ صوفیز اس دوران میں پیدا ہوئے. اب اسلام کا مزاج ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. 1258 والا اوورٹ ایکسوٹیرک اسلام ہے نا، 1258 سے بعد والا پھر ٹوٹل انٹرنل اینڈ ویری ویری ڈیپ اینڈ ٹچنگ دا ہارٹ والا اسلام ہے. یہ لوگ جو صوفیز ہیں، فرام قراء ٹو فقہا وی انٹر انٹو دا ایج آف صوفیز. یہ جو آپ سوچتے ہیں نا عبد القادر جیلانی آئے تھے، معین الدین چشتی آئے تھے، ٹھیک ہے نا، بہت بڑے لوگ تھے نا. اتنے بڑے لوگ تھے کہ سارا یہ علاقہ کسی کا کوئی دل ایسا ہے نہیں جو عبد القادر جیلانی کے ساتھ ابھی بھی دھڑکتا نہ ہو، ٹچ نہ کرتا ہو. ایون آل افریقہ آل دیئر. تو یہ لوگ سارے اس دوران میں پیدا ہوئے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے غازان خان مسلمان ہو گیا اینڈ دا تھنگس چینجڈ. ٹیمرلین واز مسلمس اینڈ تھنگس چینجڈ. ابن بطوطہ، بیبرس، یہاں پہ ایک روڈ بھی ہے 1261. ہی واز دا پرسن
जिसने जितने जब सारा हर तरफ से we were raised, तो one person saved a little bit of a territory और रोक के रखा है पेपरस, वरना तो वो भी रेज हो सकता था ना. He was the one. इतना बड़े आदमी थे. तो ये क्रूसेड्स और मंगोल्स मिल गए थे टू डेसिमेट मुस्लिम्स. शुरू क्रूसेड्स हुए थे फॉर देयर फेथ, बट दे एंडेड अप लुकिंग एट, ये तो बहुत ज्यादा पैसा है यार. दे एंडेड अप एज मर्सनरीज एंड ट्रेडर्स. व्हेन दे मिक्स्ड अप एंड कॉन्टेक्टेड मुस्लिम्स, दे सॉ कि यार ऐसे भी लोग होते हैं, ट्रेड होता है, ये होता है, उठना बैठना का तरीका. यूरोप को तो मुंह धोना भी नहीं आता था ना, ये तो अपना पेशाब पीते थे, आपको पता है ना, डार्क एजेस में थे, और ये अपना दिन नहाते नहीं थे द होल लाइफ. इन कैसे किंग्स गुजरे हैं जो सारी उम्र नहीं नहाए. इन्होंने तहजीब कैसे सीखी है? इन क्रूसेड्स व्हेन दे केम इन कांटेक्ट विद मुस्लिम्स, दे लर्नड सिविलाइजेशन, दे लर्नड ट्रेड, दे लर्नड एजुकेशन, दे लर्नड मैथ्स, और वो सारी फिर उन्होंने कहा कि यार अब पैसा इधर है, इधर जाओ. तो क्रूसेड्स एंडेड अप विद द जस्ट वॉर फॉर मनी. पोर्टुगल और स्पेन के जो आए हैं ना, तो उनके थोड़ा सा रिलीजियस कंटेंट भी था, लेकिन फ्रेंच और या डच और इंग्लिश जब आए, और एंड पे इंग्लिश ही थे, उनका कोई रिलीजियस कंटेंट नहीं था. वैसे मिशनरी साथ आते ही थे, उनके स्कूल अब भी हैं, लेकिन वो ऐसा स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं थे. वो आपको ठीक है प्रोटेक्शन तो मिल ही जाती है. वो दे केम ओनली फॉर लूटिंग. वन एजेंडा था, लूटना. तो ये आपको पता होना चाहिए कि वी वर देयर. ठीक है, अब आ गए. अब ये 1400 जो है ना, ये अजीबोगरीब सा दौर था. इन 1400 आप समझें कि फिर कंसोलिडेट करने की जरूरत थी ना. इसी दौर में अब हुकूमतें कहां थी? द रिचेस्ट प्लेस विच एवर रिमेन्ड रिचेस्ट, जिसको वॉज इंडिया. वजह क्या है कि कई सदियों का यहां पे ट्रेड चली जा रहा है. ठीक है, और इतना सरप्लस है, इतने लोग खुशहाल हैं और सरप्लस है कि इनके पास बहुत ज्यादा होता था पैसा. तो सेकंड रिचेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड यूज्ड टू बी इंडिया. नहीं, फर्स्ट वाज इंडिया. India was the first. India was the richest place on the planet. Second richest place on the planet was Africa. सवाल पैदा होता है ना कि यार इतना गरीब क्यों रह गया और इतना पीछे क्यों रह गया? ऐसे लगता है कि शुरू से ही रह गया. शायद इंसान जब गारों में था तो उसके बाद अफ्रीका में से बाहर निकले नहीं. अफ्रीका वॉज द रिचेस्ट. अफ्रीका के इधर हुकूमत होती थी मुसलमानों की, राइट. इस हुकूमत का नाम था, द सेंटर वॉज टिम्बकटू. यहां पे गोल्ड होता था, आइवरी होती थी, कोला बीन्स, जो आप प्याज कॉफी पीते हैं, कॉफी आपने काफी मोचा, मक्का, मदीना और इन शहरों में होती. मोचा काफी आप मशहूर है ना, इज अ सिटी इन यमन और ओमान. अब तो वो सिटी, आप मोचा सिटी लिख के देखें तो वो एक छोटा सा गांव और डिजर्टेड प्लेस आएगी. तो वो मोचा तो अब स्टारबक्स में बिकता है. वेयर डिड द कॉफी कम फ्रॉम? द टर्क्स एंड द अरब्स. पता होना चाहिए ना. हम मतलब मोचा कितों आया, पता नहीं, कोई इटालियन नेम लगता है ऐसे ही कि कोई इटालियन नेम होगा, किसी बाकी नेम रखे हुए तो मोचा भी उन्होंने नाम रखा. नो, मोचा इज वन ऑफ आवर सिटीज हियर. मोचा, मक्का, मदीना एक ही लाइन में है. अच्छा, एनीवे, तो ये जो थे ना, वी विल कम टू 1400. यार इतना इनके पास, ये सारे सोने के जखायर थे. लोहा यहां से निकलता था, इंडिया आता था फॉर स्मेल्टरिंग. यमन और डेमास्कस की तलवारें दुनिया भर में मशहूर थी. द डेमास्कस स्टील वॉज अ नेम, अ ब्रांड इन द वर्ल्ड. अब तुम समझते हैं ना कि शायद पता नहीं था ही नहीं. मनसा मूसा जो लोग यहां पे जब गया है तो 500 ऊंट सोने के लाद के गया है. इतना पैसा था. द रिचेस्ट प्लेस ऑन द प्लैनेट वाज दिस, टिम्बकटू. द माली, माली उसका जगह का नाम है, माली डायनेस्टी या माली एम्पायर.
क्योंकि यहां पे ट्रेड के जो रूट थे ना, इधर से तो नेवी इतनी स्ट्रांग होती नहीं थी उस जमाने में। स्ट्रांगेस्ट नेवी आपको पता होना चाहिए कि 1400 में मुसलमानों ने, चाइना के मुसलमान जेंग ही ने 1400 में दुनिया का सबसे बड़ा नेवल, यानी उसमें कुछ 700 जहाज थे। ही केम टू कायरो। अप टिल दैट नेवी इनकी चाइना की थी, तो नेवी तो होती नहीं थी। तो आपके रूट्स कहां पे होते थे? रात को सफर होता था ठंड में, दिन को तो गर्मी बहुत होती थी। तो ये ट्रेड रूट थे, देश 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 देश। दुनिया भर से किताबें ये मंगवाते थे। द वर्ल्ड्स बेस्ट लाइब्रेरीज यूज्ड टू बी हियर, द वर्ल्ड्स बेस्ट स्कॉलर्स यूज्ड टू बी हियर, और वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वेल्दी प्लेस यूज्ड टू बी टिम्बकटू। अब जाहिर पैसा है बहुत ज्यादा, उसमें जो बहुत सबसे बड़ा बंदा पैदा हुआ है ना, वो मनसा है, मनसा मूसा, पता होना चाहिए, नाम सुना आपने? मनसा मूसा का जो हज है, दैट्स अ लैंडमार्क हज। मतलब इतना ज्यादा कि पूरी दुनिया में एक किस्म की इन्फ्लेशन हो गई, बस सोना ज्यादा था और खाने को आपको रेलेवेंट चीजें नहीं मिल रही थी। यू हैड मोर मनी टू पे, बट वो इतनी महंगाई हो गई थी, आप कह लेंगे, बिकॉज ऑफ हिज वन टूर। ठीक, अफ्रीका वॉज द रिचेस्ट, पता होना चाहिए। अफ्रीका का फिर इतना घटिया और वो पॉवर्टी में कैसे आ गया? 2 रीजंस। 1, एक तो हमारे मुसलमानों पे जब यहां से अटैक शुरू हुए, राइट, तो मनसा मूसा के बाद ये स्टेट बहरहाल एक उसको सोंघे स्टेट कहते हैं, अंपायर अभी भी थी। इधर इन्होंने जब अटैक शुरू कर दिए तो यहां पे जो हमारे मगरब इसको बोलते हैं, ये सारा इलाका क्या बोलते हैं? अल मगरब, मराकश, मोराको। मोराको के जो सादीद थे ना डायनास्टी, उन्होंने कहा कि यार पैसे नहीं आ रहे और इनको ऑनस्लॉट को कैसे भुगतें, क्योंकि ये नेवी बना ली थी ना इन्होंने, तो ये रोजाना हमले कर देते थे। कौन? पुर्तगाल और स्पेन वाले। अब इधर से हमले हो रहे हैं और इधर इनके पास इतने पैसे नहीं है, और दूसरा आपके साथ आवाम का भी इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं है। ठीक है, सूफिया उनके बहुत ज्यादा स्ट्रीट लेवल पे कनेक्शन, लेकिन सूफिया और आपके दरमियान भी एक डिस्टेंस आ गया। जाविया स्कूल वहां से आए थे, पूरे इधर जाविया स्कूल होते थे जो सूफी चलाते। इन्होंने सादीद ने ये किया, मनसा मूसा चला गया आफ्टर हिज डेथ, द नेक्स्ट जनरेशंस, इन्होंने इन पे हमला कर दिया कि यार इनके पास इतना पैसा है तो इनसे लूटते, बजाय कोलैबोरेट करने के या कुछ करने के। दोनों मुसलमान थे। टोटली इन्होंने इस सिटी को यलगार कर दी। और अब यलगार तो कर दी, बट मेंटेन नहीं कर सके सिस्टम को। तो मेंटेन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू करना होता है ना, आपको गवर्नेंस करनी पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, राइट। 1 दिस रीजन। फिर आपके पास जो बंदे थे जितने भी, वो सारे ही यूरोप जब उठा है तो उन्होंने इधर से पकड़ पकड़ के स्लेव ट्रेड शुरू कर दी। स्लेव ट्रेड में आपके 15 मिलियन बंदा गया है तकरीबन उस जमाने में, जबकि यूरोप की आबादी या इंग्लैंड की आबादी तो 5-6 मिलियन थी। तो आपकी सारे जो यूथ है वो एक इन्होंने यहीं के लोगों ने बेच बेच के, क्योंकि यहां पे पहले उन्होंने आपको डिसइंटीग्रेट किया। ये जो प्रोटेक्टेड रूट थे, रूट प्रोटेक्टेड नहीं रहता जब तक वहां प्रोटेक्शन का सामान ना हो और वहां के आपके फौजी और आपके घोड़े वहां पे दिन रात प्रोटेक्शन मेंटेन ना करें। जब वो सिस्टम ही खत्म हो गया तो ट्रेड सारा खत्म हो गया। देन नोबडी कुड गो देयर अनस्केथ्ड, नहीं जा सकते थे ना, हिफाजत ही नहीं रही। ट्रेड ऐसे नहीं होते, वो रूट सेफ भी तो होना चाहिए ना, उसकी कोई इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। तो ट्रेड खत्म हो गया। तो अफ्रीका के बंदे सारे इन्होंने पकड़ने शुरू कर दिए, और इधर क्योंकि इधर ये गन्ने उगाते थे, एंड अफ्रीका बिकेम पेनीलेस। अब आए दोबारा, हमें जिसने कंसोलिडेट किया वो थे, ये जो जमाना था ना, इसमें उधर ममलूक थे, उधर माली थे, इधर दिल्ली वाले थे, बस 3 ही दुनिया में प्लान थे। नाउ वी कम टू ऑटोमन्स। ठीक, 1400 हो गया, पुर्तगाल बाहर निकल आया, पुर्तगाल और इन्होंने अपनी नेवियां बना ली। अब ऑटोमन्स ने सारे मुसलमानों को फिर कंसोलिडेट किया। फिर अल्लाह ताला एक दफा पेंडुलम जाता है ना तो फिर वापस आता है ना, तो पेंडुलम अगेन केम अप। ऑटोमन्स ने फिर
پہلی جنگ عظیم